बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड्स वर फर्स्ट आइसोलेटेड इन 1869 बाय फ्रेडरिक मीशर फ्रॉम द न्यूक्लियाई ऑफ पस सेल्स। न्यूक्लिक एसिड ये भी एक बायोमॉलिक्यूल है। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं, वैसे ही ये भी एक बायोमॉलिक्यूल है और ये मैक्रोमॉलिक्यूल है, लार्ज मॉलिक्यूल है। इसे सबसे पहले 1869 में फ्रेडरिक मीशर ने डेड सेल्स के न्यूक्लियाई में से आइडेंटिफाई किया था। पस सेल्स यानी कि डेड सेल्स, सेल के अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है और न्यूक्लियस का प्लूरल होता है न्यूक्लियाई। ड्यू टू देयर आइसोलेशन फ्रॉम न्यूक्लियाई एंड देयर एसिडिक नेचर दे वर नेम्ड न्यूक्लिक एसिड्स। क्योंकि इनको आइडेंटिफाई न्यूक्लियाई में से किया गया था और इनकी नेचर एसिडिक होती है, इसलिए इनको नाम दिया गया न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड दो तरह के होते हैं, डीएनए और आरएनए। डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए की होती है राइबो न्यूक्लिक एसिड। सेल के न्यूक्लियाई के अंदर क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं, उनके अंदर डीएनए मौजूद होता है। उसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, इनके अंदर भी थोड़ी अमाउंट में डीएनए मौजूद होता है। आरएनए न्यूक्लियोलस में पाया जाता है। सेल के न्यूक्लियस के अंदर एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है, उसको कहते हैं न्यूक्लियोलस। आरएनए इसके अंदर होता है, राइबोसोम्स में होता है, साइटोसोल में और सेल के कुछ और पार्ट्स में। सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म मौजूद होता है, उसके अंदर से जो वाटर वाला हिस्सा होता है, वाटर पार्ट, उसको हम कहते हैं साइटोसोल। और वैसे भी इन सब चीज़ों की डिटेल, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, राइबोसोम्स, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब आप 4th चैप्टर में पढ़ेंगे। इस पैराग्राफ के अंदर न्यूक्लियोटाइड के बारे में बताया गया है। इसको पहले हम आसान तरीके से देख लेते हैं। न्यूक्लिक एसिड मैक्रोमॉलिक्यूल्स होते हैं और इसके जो मोनोमर्स होते हैं उनको कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड्स के दरमियान जो बॉन्ड बनता होता है उसका नाम है फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड। लफ्ज़ बॉन्ड की जगह लिंकेज भी कह सकते हैं, फॉस्फोडाइईस्टर लिंकेज। अब न्यूक्लिक एसिड दो तरह के होते हैं ना, डीएनए और आरएनए। तो डीएनए के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं उनको हम कहते हैं डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड और आरएनए के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उनको कहते हैं राइबो न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर कैसा होता है? न्यूक्लियोटाइड के 3 हिस्से होते हैं। एक 5 कार्बन मोनोसेकेराइड पेंटोज शुगर मौजूद होती है। आपको याद है ना, मोनोसेकेराइड्स की क्लासिफिकेशन मैंने आपको एक टेबल दिखाया था। 5 कार्बन वाले मोनोसेकेराइड्स को कहते थे पेंटोज शुगर और उसकी एग्जांपल्स थी राइबोज और राइबोलोज। तो एक तो इसके अंदर पेंटोज शुगर पाई जाती है, एक नाइट्रोजीनियस बेस मौजूद होती है और फॉस्फोरिक एसिड मौजूद होता है। ये 3 सब यूनिट्स हैं न्यूक्लियोटाइड के। अब कौन सी वाली पेंटोज शुगर होती है? न्यूक्लियोटाइड के अंदर राइबोज शुगर मौजूद होती है। लेकिन आरएनए के अंदर जो पेंटोज शुगर है हम उसको कहते हैं कि राइबोज मौजूद है, लेकिन डीएनए के अंदर जो पेंटोज शुगर होती है हम उसको कहते हैं डीऑक्सीराइबोज, क्योंकि उसके अंदर राइबोज शुगर में से एक ऑक्सीजन कम होता है। ये जो शुगर है राइबोज शुगर, इसके सेकंड कार्बन के साथ जो OH अटैच है उसमें से एक ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है, इसलिए ये राइबोज शुगर बन जाती है डीऑक्सीराइबोज शुगर। नाइट्रोजीनियस बेसिस, इसकी टाइप्स होती हैं, ये 5 टाइप्स की होती हैं और इन 5 को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, प्योरीन्स, पायरिमिडीन्स। प्योरीन्स में डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है और पायरिमिडीन में सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होता है। पायरिमिडीन में आती हैं साइटोसिन और थायामिन। साइटोसिन को C से और थायामिन को T से रिप्रेजेंट करते हैं। और तीसरी होती है यूरासिल, इसको U से रिप्रेजेंट करते हैं। और प्योरीन्स में 2 बेसिस आती हैं, एडिनिन और गुआनिन। आगे जाके हम इन बेसिस को सिर्फ लेटर्स के जरिए ही रिप्रेजेंट करेंगे। A एडिनिन के लिए है, G गुआनिन के लिए है, T थायमिन के लिए है, ये याद रखिएगा। तो दोबारा से इन पार्ट्स को देख लेते हैं। न्यूक्लियोटाइड के ये 3 हिस्से होते हैं। एक न्यूक्लियोटाइड के ये तीनों हिस्से आपस में जुड़ते कैसे हैं? यहाँ पे जो पिक्चर बनी है इसको देखें। राइबोज शुगर की कार्बन 1 के साथ नाइट्रोजीनियस बेस अटैच होती है
और राइबोज शुगर की कार्बन 5 के साथ फॉस्फोरिक एसिड अटैच होता है। और ये न्यूक्लियोटाइड का मॉलिक्यूल 2 स्टेप्स में बनता है। सबसे पहले तो पेंटोज शुगर के साथ नाइट्रोजीनियस बेस अटैच हो जाएगी, तो उससे जो स्ट्रक्चर बन जाता है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। फिर इस न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फोरिक एसिड भी अटैच हो जाएगा, तो फिर ये बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड। यहाँ पे एटीपी मॉलिक्यूल की पिक्चर बनी हुई है, लेकिन इसकी ज़्यादा डिटेल नहीं लिखी हुई, सिर्फ एक ही लाइन लिखी हुई है, एटीपी इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट न्यूक्लियोटाइड यूज्ड एज एन एनर्जी करेंसी बाय द सेल। तो इस पिक्चर को ज़रा देखें। एटीपी एक न्यूक्लियोटाइड है, लेकिन इसके अंदर फॉस्फेट एक्स्ट्रा मौजूद होते हैं। आमतौर पर तो एक ही मॉलिक्यूल होता है ना फॉस्फेट का, फॉस्फोरिक एसिड का, लेकिन इसके अंदर 3 होते हैं। इसका स्ट्रक्चर देखें, ये है राइबोज शुगर, उसके साथ नाइट्रोजीनियस बेस अटैच है, और जो हमने 5 तरह की बेस पढ़ी थी उनमें से ये एडिनिन अटैच है, और इस साइड पे 3 फॉस्फेट अटैच हैं। ये जो एक्स्ट्रा फॉस्फेट्स अटैच हैं ये बहुत हाई एनर्जी वाले बॉन्ड के ज़रिए जुड़े हुए हैं। जब ये ब्रेक होंगे तो इससे बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है, इसलिए एटीपी के मॉलिक्यूल को कहते हैं एनर्जी करेंसी, क्योंकि ये एनर्जी का काम करता होता है। सेल में जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ ये ब्रेक होकर एनर्जी प्रोवाइड करता है। एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट। 3 फॉस्फेट है ना, इसलिए कहते हैं ट्राईफॉस्फेट। यहाँ देखें, इसके बनने के स्टेप्स लिखे हुए हैं। सबसे पहले तो सिर्फ एक ही फॉस्फेट अटैच है, जो 3 पार्ट्स होते हैं न्यूक्लियोटाइड के, इसको कहते हैं एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट। मोनो मतलब 1, एक फॉस्फेट है। जब एक और फॉस्फेट अटैच हो गया तो ये बन गया एडिनोसाइन डाईफॉस्फेट, और जब 3 फॉस्फेट अटैच हो गए तो ये बन गया एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट, यानी कि एटीपी का मॉलिक्यूल। अस्सलामु अलैकुम।